हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका क्लास 10th का है, जो सब्जेक्ट आपका विज्ञान का है। ये हमारा मॉडल पेपर सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं, जो आपका मॉडल पेपर 2023 का है। कब का है? 2023 का है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होता है 2024 में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांसेस, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। आइए, जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम के लिए, समझ रहे हैं। यदि आपको इसी तरह से फाइनल एग्ज़ाम का और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हाँ, जो फाइनल एग्ज़ाम का तैयारी कराएँ। देखिए, इसमें पैटर्न क्या समझ लीजिए। कुल कितना क्वेश्चन मिलेगा? 40 क्वेश्चन मिलेगा, जो आपका 1 नंबर करके रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो आपका 2024 में देखिएगा, इसी से देखिएगा 2-4 क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में यदि हम आ जाते हैं तो इससे देखिए आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग किया। इससे देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन 1 नंबर वाला एकदम पक्का फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है आपका एग्जाम में। आपको पूछ देगा कि जो सौर भट्टी में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। हेडलाइट में किस तरह का दर्पण का उपयोग करते हैं? गाड़ी के हेडलाइट में, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी तरीक़े से आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछ ही देता है एग्जाम में, इसलिए एकदम आराम से इसको अच्छा से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वो कॉपी में और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम आपका बहुत जल्द है, फरवरी में होने वाला है। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लें। आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हमारा आँख में किस प्रकार का लेंस होता है? तो याद रखिएगा हमारा उत्तल लेंस होता है। यदि यही पूछ सकता है, यदि गाड़ी के साइड मिरर में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कुछ भी आपको दर्पण से या लेंस से क्वेश्चन पूछेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में रिलेशन बताइए। मतलब फोकस दूरी मतलब f है और वक्रता त्रिज्या मतलब r है। इसके बीच में रिलेशन क्या होता है ना? तो याद रखिएगा f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। मतलब जो है वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस दूरी। ये इसका रिलेशन है। या तो देखिए हम लोग इसको रिलेशन ये भी कर सकते हैं, r बराबर 2f भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ कौन सा रिलेशन आपको ऑप्शन में दिया है? देखिए r बराबर 2f तो कहीं नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो f बराबर r/2 दिया है। क्या दिया? f बराबर r/2 दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। f बराबर r/2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। f बराबर r/2। क्लियर यहाँ तक हो गया? ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, चेंज नहीं होगा? तो याद रखिएगा वेग आपका चेंज हो जाता है, तरंगदैर्घ्य भी आपका चेंज हो जाता है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में, लेकिन आवृत्ति जो है ये कभी भी बदलता नहीं है, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर बोल रहा है जो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो याद रखिएगा, यदि आपका उत्तल लेंस क्षमता है तो हमेशा क्या होगा? आंसर पॉजिटिव में आएगा। यदि हमारा अवतल लेंस रहेगा तो आंसर क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव में आएगा। ये बात को एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो भी आपका आंसर आएगा ना, तो क्या आएगा पता है? यदि उत्तल लेंस रहेगा तो आपको पॉजिटिव में लिखना है और अवतल लेंस रहेगा तो आपको नेगेटिव में लिखना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो क्या होता है? P बराबर आपका 1/f होता है। तो P बराबर 1/f, तो 1 का 1 और फोकस दूरी कितना है आपका? 1 मीटर है। तो 1 मीटर इसको कट करिएगा तो P बराबर आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब सवाल उठता है, देखिए यहाँ भी 1D है और यहाँ भी 1D है, तो कौन सा ऑप्शन हम मार रहे हैं? कौन सा 1D हम देखें? तो हमको क्या देखना होगा? यहाँ पर उत्तल लेंस यहाँ पर बोला है। यदि उत्तल लेंस बोला है तो यहाँ पर क्या करेंगे? +1 कर देंगे। लेकिन यदि अवतल लेंस बोलता है तो क्या करते हैं? तो अवतल लेंस बोलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? P बराबर -1 यहाँ पर लिखते हैं। P बराबर -1 मीटर, मतलब इसका जो आंसर जो निकलता है यहाँ पर डायप्टर निकलता है। इसका राइट आंसर क्या होता है? -1D होता है। लेकिन हमारा जो अभी आंसर क्या होगा? +1D होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? जो हमारा जो P आया है, P हमारा क्या आया? 1 आया। 1 जो डायप्टर जो निकलेगा तो इसका मतलब जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका प्लस में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 डायप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यही अवतल लेंस रहता है, ध्यान से समझिएगा, आंसर तो 1 ही आएगा, लेकिन अवतल लेंस रहता है तो क्या हो जाएगा? -1D हो जाएगा। लेकिन हमारा तो अभी अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस है, इसलिए +1D हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देखिए, बोल रहा है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? देखिए, अब यहाँ 4D क्षमता वाले क्षमता आपको दे दिया, तो यहाँ क्या होगा? P बराबर 1/f होगा।
अब यहाँ पर देखिए पी का वैल्यू इस पर दे दिया, उसमें क्या था आपको एफ का वैल्यू दिया था, इसमें क्या दिया आपको पी का वैल्यू दे दिया। तो चलिए पी का वैल्यू कितना दिया है, तो आपको 4 दे दिया और 1 बराबर एफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप कैसे करिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा 4f बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और f बराबर आपका क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो f बराबर यदि 1/4 क्या है, ये आपका मीटर में है, यदि मीटर में ना तो याद रखिएगा 1 मीटर जो है बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1/4 यदि 4 करिएगा तो 1 बराबर यदि 100 सेंटीमीटर होता है ना, 4 से यदि भागा करिएगा तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछ ही दिया है, वाहन के अग्रद्वीप, अभी हम तुरंत बताया था यदि हेडलाइट बोले या अग्रद्वीप बोले एक ही बात बोला है। किस दर्पण का उपयोग किया था, तो हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो गाड़ी के साइड मिरर में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देखें। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं दृष्टिपटल बोलते हैं, या तो हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल दोनों बोलते हैं। आगे देख लीजिए, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, तो याद रखिए अब दूर बिंदु बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा अनंत बोलिएगा, अनंत का साइन है, समझ में आ गया अनंत। लेकिन भैया यदि निकट बिंदु बोलता तो क्या बोलते हैं 25 सेंटीमीटर आंसर मारते, लेकिन हमारा क्या दूर बिंदु बोला तो अनंत बोलते हैं, और निकट बिंदु बोलता तो क्या मारते 25 सेंटीमीटर मार देते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर बोला नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा आपका पुतली नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होता है ना, हमारा नेत्र जो है आँख में कैसा इमेज बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसका इकाई है, तो याद रखिएगा किसका इकाई, ऊर्जा का इकाई है। किसका हो जाएगा, ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ जाएगा शक्ति का सही मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा, वाट बोलिएगा। बल का सही मात्रक पूछेगा तो क्या बोलिएगा, न्यूटन बोलिएगा। और विद्युत धारा का सही मात्रक पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, एम्पियर बोलिएगा। देखिए सब चीज़ याद रखिएगा, बल का क्या बोलिएगा, न्यूटन बोल दीजिएगा। विद्युत धारा का क्या बोलिएगा, आपको एम्पियर बोलिएगा। और ऊर्जा का क्या बोलिएगा, तभी हम आपको बताइए दिए हैं, और किलोवाट घंटा। और शक्ति का सही मात्रक क्या हो जाएगा, आपका वाट हो जाएगा। सबको याद रख लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर कूलम्ब किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा विद्युत आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवेश। और विद्युत धारा का सही मात्रक क्या हो जाएगा, आपका एम्पियर हो जाएगा। विभवांतर का क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, आपका ओम हो जाएगा। क्लियर है, सब चीज़ बताते हुए चल रहे हैं, इसलिए एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है, तो किसमें परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। आगे देख लिए, जल का विद्युत अपघटन, जल यदि टूटेगा बिजली बनेगा, तो जल का टूटना, जब कोई चीज़ टूटता है तो क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, तो क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है CuO+H2 एरो दिया है, फिर Cu+H2 किसका उपचयन हो रहा है। यदि उपचयन हो रहा है इतना, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ता है। और अपचयन होता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, तो बोले यहाँ देखिए H2 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, H2O हो गया। किसका उपचयन हो रहा है, तो इसका H2 का उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्लस हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन जोड़ता है वही इसका आंसर हो जाएगा, H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये आपका चित्र दिया हुआ है, ये परखनली है, ये धागा है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये लोहे का कील है। तो इसका क्या बोल रहा है, ये चित्र देखने से बोल रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है, कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो याद रखिएगा जिसको राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा विस्थापन हो रहा है, अभिक्रिया विस्थापन हो रहा है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक सूचक क्या है, तो ऐसा सूचक जिसमें आम्ल और क्षारक के बारे में पता चलता है, आम्ल और क्षारक के बारे में पता चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। तो हमारा सूचक बोलते हैं। तो हमारा यहाँ क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक सूचक क्या, तो आपका लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, आपका प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। हाँ, सूचक किसको बोलते हैं, जो आम्ल और क्षारक के बारे में बताता है उसको हम लोग सूचक बोलते हैं। देखिए, किसी विलयन का pH मान 10 है। अब देखिए ये हमारा लाइन है,
अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या 7 है। अब 7 से जो आगे जो बढ़ेगा 8 9 10 ये सब आपका क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। और 7 से कम जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और 7 आपका क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। 7 याद रखिएगा, 7 आपका उदासीन हो जाता है। और 7 से अधिक रहेगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, जो 7 से अधिक क्षारक हो जाएगा। और 7 से कम रहेगा उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। 7 से अधिक यदि रहेगा तो क्षारक, और 7 से कम रहेगा पीएच मान तो अम्ल हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं पीएच मान कितना, 10 है। 10 मतलब 7 से अधिक है, मतलब क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा। आगे देखिए दिए गए चित्र क्या सूचित करता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या सूचित कर रहा है। तो यह हमेशा हाथ साफ करना चाहिए, ये तो नहीं सूचित कर रहा है। हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, ये भी नहीं कर रहा है। हमें अम्ल के साथ हाथ धोना चाहिए, ये भी नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह बता रहा है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा इमली में आपको क्या, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नींबू या संतरा में, नींबू या संतरा में आपको पाया जाएगा। और देखिए जैसे आपको पूछ देगा, और यहाँ पर देखिए दोनों सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं कौन अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिए आपका ब्रोमीन हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अधातु बोला, यदि धातु बोलता तो क्या बोलते हैं, पारा बोल देते हैं। ठीक है, यदि धातु बोलेगा तो पारा बोलिएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना। तो हम लोग क्या जानते हैं, परमाणु संख्या के आधार पर बना। आगे यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो कौन सा आपका हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। यदि आपको क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी यदि आपको समस्या हो, कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, समझे। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, उसको खनिज बोलते हैं। आगे देखिए प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो याद रखिएगा अल्कोहल मौजूद है। कौन सा मौजूद है, तो अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में से क्या नहीं होता। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त होना, ये आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में नहीं होता। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में करता है, ऊपर की ओर भी करता है और नीचे की ओर भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊपर और नीचे दोनों। आगे देखिए वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर तो नेफ्रॉन नहीं है, लेकिन विकानो भी होता है। क्या होगा, नेफ्रॉन या विकानो बोल दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा एथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो याद रखिएगा अगर फीमेल आपका हार्मोन है तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ए नंबर अंडाशय द्वारा हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 32 में नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आगे यहाँ देखिए चित्र बन रहा है। तो देखिए ये आपका एक अमीबा है, टूट कर क्या बन रहा है, एक और अमीबा बन जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो आपका ये कितना क्वेश्चन नंबर 33 है। तो 33 में क्या है आपका मुकुलन है। क्या है ये आपका मुकुलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 34 का यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला पक्षी और चमगादड़ के जो पंख है वो क्या असमजात अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका असमजात अंग हो जाएगा। गेहूँ मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधा को चुना था, तो कौन सा पौधा, मटर के पौधा को चुना था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। तो याद रखिएगा कौन सा आपका उत्पादक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका घास क्या हमारा उत्पादक हो जाएगा। आगे देखते हैं 37 में क्या बोल रहा है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। जो शाकाहारी जो होता है वो क्या होता है आपका प्रथम पोषी स्तर का होगा। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ओजोन परत के अपक्षय होने के लिए जिम्मेदार कौन सा है, CFC का मतलब क्या हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं 39 में क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिक की ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा
होना चाहिए। इसमें 40 क्वेश्चन टोटल डिस्कस कर दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।